Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. I hope आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है वो आपने जारी रखी हुई होगी। सो या आज का जो क्लास है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन अ सेंस कि जैसे कि आपको पता है कि एमओडी का जो एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर्स आएंगे। और करंट अफेयर्स ना सिर्फ आपको रीसेंट रीसेंट पूछे जाएंगे जिसमें 2026 से रिलेटेड, बट 2025 में या 2024 में 23 में जो मेजर इवेंट्स हुए हैं उसमें से जो है वो करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। सो आज का मेरा जो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि 2025 में कौन कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हुए हैं जो आपके एमओडी के और डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टे ट्यून्ड, कनेक्टेड रहें। इंशाल्लाह ताला आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। ओके, सो या क्योंकि इसमें मैं आपको करवाऊंगी मेजर इवेंट्स जो एंड में एमसीक्यूज भी होंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड। सो इसको आप जो है वो गौर से सुनिएगा। ओके, सो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें मैं आपको रीड करके बताऊंगी, समझाऊंगी, और ये सारा जो लेक्चर है ना उसमें सारी इम्पोर्टेंट चीजें, इम्पोर्टेंट इवेंट्स लिखे हुए हैं, राइट। सो या द जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप of 2025 is characterized by the significant shift towards the Eurasian integration। अब ये देखें, ये एक वर्ड है, ये एक लफ्ज है, इसका मतलब आपको आना चाहिए कि यूरेशिया क्या है, पेंजिया क्या होता है। राइट, वर्ड वेप अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये पता होगा। अब वो एरिया या वो कंट्रीज या वो हिस्सा जिसमें यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स कवर हो रहे हों। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी जो ये अर्थ है वो बनी हुई है, या वो उसमें जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब उन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, राइट। कभी कन्वर्ज होती है, कभी डाइवर्ज होती है, कभी ट्रांसफॉर्म होती है, राइट। अब वो हिस्सा जैसे कि आपने सुना होगा ना कि रशिया जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, टर्की जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। ट्रांस इस इन अ सेंस दैट ये कंट्रीज जो है वो यूरोप में भी आती हैं और एशिया में भी आती हैं। ओके, सो इस उस एरिया को हम क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। ओके, अब ये जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप था 2024 का, उसमें क्या देखा गया, कैरेक्टराइज किया गया सिग्निफिकेंट शिफ्ट किसमें, यूरेशियन इंटीग्रेशन। अब यूरोप और एशिया में जो इंटीग्रेशन आई वो देखी गई है। वो कैसे, लीड बाय शंघाई कोऑपरेशन, ओके, एससीओ जिसे कहते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। अब ब्रिक्स जो है वो अब ब्रिक प्लस बन गया है। आपको पता है कि पहले तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज थे। अब इसमें दूसरी कंट्रीज भी जो है वो इसका पार्ट बनी। ये भी एक्सपेंशन इसकी भी हुई, ब्रिक की भी, एससीओ की भी हुई। तो ये मेजर इवेंट था। ओके, a pivotal movement in international diplomacy occurred in August 2025 with the Alaska Summit। अब ये जो मेजर इवेंट हुआ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, वो क्या हुआ, वो ये हुआ कि जो है ये जो समिट हुई अगस्त में। अब ये देखें, अगस्त में 2025 में अलास्का में समिट हुई, where USA President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin meet to discuss a peace resolution for the Ukraine conflict। अब ये MCQs, आई मीन ये करंट अफेयर आपको मिल गया कि एक समिट ही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए कब, अगस्त 2025 में। उसमें पीस रेजोल्यूशन की बात की गई कि भाई ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन में और रशिया में, ओके, उसको क्या किया जाए,
रिजॉल्व किया जाए। अब आपसे पूछेंगे कि ये जो पीस समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो आप कहेंगे यूएसए, अलास्का में। ओके, यहाँ अलास्का यूएसए, यूएस में अलास्का में हुई थी ये समिट बेसिकली। ओके, उसमें दो लोग थे, एक यूएस का प्रेसिडेंट। ओके, अलास्का में समिट हुई, यूएस का प्रेसिडेंट था और रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन था। उसमें एजेंडा क्या था डिस्कशन का कि ये जो यूक्रेन और रशिया में वॉर है उसको क्या किया जाए, उसको रिजॉल्व किया जाए। ओके, पाकिस्तान has secured a prominent seat on the global stage, beginning its eighth term as a non-permanent member of UN Security Council for 2 years के लिए बना था ना पाकिस्तान। और ट्रम्प अब ये नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट इवेंट है कि पाकिस्तान ने भी एक इम्पोर्टेंट पोजीशन सिक्योर की। कैसे कि उनको जो है पाकिस्तान को एट्थ टाइम, आपसे ये पूछेगी कौन सा टाइम, एट्थ टाइम पूछेंगे। ओके, और ये नॉन परमानेंट मेंबर थे यूएन के, वो उसकी सीट मिली ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान को। ओके, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ओके, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ओके, अब कौन से ईयर्स के लिए, 2025 एंड 2026। ओके, 25 एंड 26 के लिए, and recalibrating its regional ties. ओके, और अब पाकिस्तान ने क्या किया कि अपना जो ग्लोबल टाइज है वो भी इम्प्रूव किया और हाई डिप्लोमेटिक रीसेट किया विद ईरान, बांग्लादेश। ओके, आपको पता है कि डिप्लोमेसी हुई। ओके, और मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश के जो लीडर हैं उनके साथ मीटिंग्स भी हुई थी। और ईरान और बांग्लादेश के साथ क्या हुआ, अच्छे रिलेशंस बने। डोमेस्टिकली अगर देखें, पाकिस्तान ने फेस किया ड्यूअल रियलिटी को। ओके, टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन्स सच एज इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन टेस्ट। पाकिस्तान ने क्या किया था, अगर हम लोग डोमेस्टिकली देखें तो पाकिस्तान ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का जो है वो टेस्ट किया था सक्सेसफुली। ओके, contrasted against the devastating climate crisis that has displaced millions and caused billions in economic losses। अब अगर हम लोग इसके अपोजिट में देखें तो इसका ये है कि पाकिस्तान ने डिवास्टेटिंग क्लाइमेट जो क्राइसिस आए थे सवात में, ये जो फ्लड्स आए या ये जो रेन्स हुए उसकी वजह से जो ब्रिजेस तबाह हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। ओके, लोगों के घर डूब गए, लोगों के एनिमल्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो जो है वो डूबे। ओके, और जो आबादी थी इन लोगों के जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज थे उनको भी जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। ओके, लोग डिस्प्लेस्ड हुए, मिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेस हुए और इकोनॉमिक लॉस जो था वो बिलियंस में हुआ पाकिस्तान को। ओके, अब अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आए तो नेक्स्ट इवेंट क्या हुआ था, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट एंड समिट्स। अब शिफ्ट्स कैसे आए और समिट कौन कौन सी हुई, तो 25th एससीओ समिट हुई तेंजिन चाइना में। ओके, held from August 31st to September 1st, 2025। This summit underscores the organization's role as a primary driver of future world order। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो समिट थी वो 25th ये जो है वो एससीओ समिट थी। ओके, और 2025 में ये हुई है। ओके, इसकी आप डेट भी जरूर याद रखें, August 31st से September 1 तक ये जो है वो समिट। ओके, एससीओ की 25
5th समिट कौन सी जगह पे हुई? ये चाइना में हुई, तेंजिन में हुई है ये बेसिकली। ओके, चाइना में। आप इसकी डेट जरूर याद रख लें। ओके, और ये भी याद रख लें कि ये 25th एससीओ समिट थी, चाइना में हुई है। ओके, डेट याद रखें कि 31 अगस्त से September 1। ओके, और ये जो है, इसका रोल क्या था, प्राइमरी ड्राइवर क्या था कि ये फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर में जो है वो हेल्पफुल रहेगी। ओके, आगे हम लोग आए तो इसके की पार्टिसिपेंट्स कौन थे? अटेंडीज जो थे इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान से, प्रेसिडेंट जो है वो रशिया के व्लादिमीर पुतिन थे। ओके, चाइना के शी जिनपिंग थे प्रेसिडेंट। नोटेबली इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी थे। ओके, इन्होंने जो है वो अटेंड की थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 years, signaling a shift away from US containment policies towards China। अब ये देखें, जैसे ट्रम्प आए पावर में, आपने देखा कि उन्होंने आते ही दो कंट्रीज पे जो है वो टैरिफ्स लगा दिए। इंडिया पे लगाए, चाइना पे लगाए, पाकिस्तान पे भी लगाए 19%, इंडिया पे 50%। ओके, तो बेसिकली ये जो चीजें हैं, इनका जो ये मिलना है फर्स्ट टाइम इन 7 years, राइट, तो ये शो करता है कि उन्होंने ये जो यूनिटी दिखाई इस समिट में, तो ये इसलिए दिखाई कि इनको यूएस कॉन्टेनमेंट पॉलिसीज जो हैं वो, जो इन्होंने टुवर्ड्स चाइना शो की हैं, उसके अगेंस्ट में उन्होंने ये जो है वो कदम उठाया। आगे हम लोग आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ क्या है एससीओ की? SCO now comprises of the 10 members, okay, member states, following the inclusion of Iran in 2023, Belarus in 2024, okay, और दूसरे भी members जो थे उसमें एड हुए हैं। पॉपुलेशन देखें एससीओ की तो 42% पॉपुलेशन, लैंड एरिया जो वो कवर करता है वो 24%। ओके, ग्लोबल जीडीपी भी जो है वो 24%। आगे आ जाते हैं, ये जो अलास्का समिट एक हुई थी 15 अगस्त 2025 में, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मीट इन अलास्का, a symbolic location once owned by Russia, to address the यूक्रेन वॉर। अब इन्होंने ये जो अलास्का एक जगह जो सिलेक्ट की थी, ये सिंबॉलिक इसलिए है क्योंकि कोई टाइम था कि ये रशिया जो है वो ऑन करता था इसको। ओके, अब इन्होंने इसलिए सिलेक्ट की ताकि ये एड्रेस करें यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उसको। एजेंडा क्या था? a one point mission focused on establishing पीस एंड सीज फायर इन यूक्रेन। इनका मकसद ये था कि पीस हो और सीज फायर हो यूक्रेन में। जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो द मीटिंग अकर्ड एट द बेरिंग स्ट्रेट, द क्लोजेस्ट जियो पॉलिटिकल पॉइंट बिटवीन द टू सुपर पावर्स। अब ये बेरिंग स्ट्रेट आपने देखा है जो इनको डिवाइड करती है, तो ये क्लोजेस्ट जियो पॉलिटिकल ये जो है वो पॉइंट है दो सुपर पावर्स के दरमियान में। ओके, ये भी एक पॉइंट है। आगे हम लोग देखें ब्रिक के बारे में, तो उसकी एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या था कि ब्रिक्स कंटिन्यूज टू एक्सपेंड एज एन काउंटरवेट टू वेस्टर्न इकोनॉमिक हेजमनी। हेजमनी कहते हैं हम लोग कंट्रोल को, पावर को। ओके, रिसेंटली डिस्कसिंग अ कॉमन करेंसी। अब इनका तो ये शुरू से ही है कॉमन करेंसी, और इनका अपना बैंक बनाने का एक जो है वो अ, चल रहा था। ओके,
और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो लोन भी देंगे लोगों को, उन कंट्रीज को जिनको नीड होगी। तो न्यू मेंबरशिप देखें तो इंडोनेशिया बिकम द 10th मेंबर इन जनवरी 2025। ओके, इंडोनेशिया को आप याद रख लें, या आपसे पूछ सकते हैं कि ये 10th मेंबर कौन बना था जनवरी 2025 को, तो आप कहेंगे इंडोनेशिया। Nigeria was officially recognized as the partner country in January 2025। नाइजेरिया भी जो है वो, उसको भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया कि ये इसका पार्टनर है जनवरी में। अदर मेंबर्स की बात करें जो लाइन अप में है, उसमें ब्राजील है। ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है। रशिया है, ओके, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। इंडिया है, इंडिया जो है वो एशिया में आता है। ओके, चाइना भी एशियन कंट्री है। साउथ अफ्रीका आपको पता है अफ्रीकन कंट्री। ओके, इजिप्ट आ गया, आपका इथोपिया आ गया, आपका ईरान आ गया एंड यूएई आ गया। ये जो है वो लाइन में है। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं इंटरनेशनल गवर्नेंस एंड लीडरशिप। ओके, ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन कहते हैं कि चेंज जो आती है। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंसी, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ओथ लिया कब? अब ये कौन से प्रेसिडेंट हैं? ये 47th प्रेसिडेंट हैं। ये आप याद, ये जरूर याद रख लें आप, ये इम्पोर्टेंट है। 47th प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के, जनवरी 20 को ये जो है वो उन्होंने ओथ लिया। कब लिया? 20 जनवरी को 2025 को। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कौन कौन है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में? तो जेडी वेंस है, आपको पता है, सर्व एज अ 5th वाइस प्रेसिडेंट। ओके, ये इनके जो है वो जेडी वेंस 5th नंबर पे आते हैं। अब आ जाते हैं पॉलिसी मूव क्या है। ट्रम्प हैज अनाउंस्ड द विड्रॉल फ्रॉम द यूनेस्को। अब ये देखें, आते ही इन्होंने यूनाइटेड ये नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे क्या किया? विड्रॉ किया। एंड हैज इम्प्लीमेंटेड अ 50% टेरिफ ऑन इंडिया। अब देखें, आते ही इंडिया पे जो है वो टैक्स लगाया, क्योंकि वो रशिया से क्या कर रहा था? ऑयल परचेज कर रहा था। imports due to India's continued oil trade with रशिया, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब तो देखें, इनके पास चारा नहीं है, अब तो इनको रशिया से भी ऑयल परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। अब ये ईरान भी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उस पे अटैक कर रहा है, क्योंकि यूएस हैज अटैक्ड, यूएस ने अटैक किया है इस पे, ईरान पे, और ये वॉर कंटिन्यू है। उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% जो है वो ऑयल जो है वो ट्रेड होता था। और मेजर ट्रेड जो होती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है, क्योंकि ये जो है वो इजीएस्ट और जो है वो केयरिंग कॉस्ट, जो आप, अगर हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में के टर्म्स में बात करें, तो केयरिंग कॉस्ट एंड ट्रेवलिंग कॉस्ट उससे कम लगती थी। राइट, अब इनको जो है वो बड़ा रूट फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए दूसरी चीजें भी महंगी होंगी। और इस वॉर की वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान में भी जो ऑयल है वो बढ़ गया, उनकी प्राइसेस बढ़ गई। अब दूसरी कंट्रीज में भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये कंडीशन होती जा रही है। राइट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो पाकिस्तान commenced its 2-year term as a non-permanent member in January 1, 2025। ओके, 2 years के लिए पाकिस्तान, मैंने आपको बताया कि बना नॉन परमानेंट मेंबर। ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का टर्म पूछा गया है तो वो 2 years है। ओके, दिस मार्क्स पाकिस्तान 8th टाइम सर्विंग इन कैपेसिटी। लीडरशिप की बात करें तो आसिम इफ्तिखार हैज प्लेस्ड
रिप्लेस्ड मुनीर अकरम। ओके, आसिम इफ्तिखार जो हैं उन्होंने रिप्लेस किया है मुनीर अकरम को एज अ पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन। ओके, permanent representative to UN. Okay. Pakistan held the rotating presidency. पाकिस्तान ने क्या किया है? हेल्ड की है ये रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2025। ओके, ये जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी मिलती है ना, वो मिली है पाकिस्तान को जुलाई में। ओके, आगे अगर मैं बताऊं कुछ इवेंट्स जो 2025 में हुए हैं, अदर की लीडरशिप चेंजेस जो हैं, कनाडा का जो है वो लीडर, अब ये देखिए, मार्क कार्नी बिकम 24th प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये आप याद रख लें। इन मार्च 2025, कब? मार्च मार्च को। सक्सीड किसको किया है? जस्टिन ट्रूडो को। ओके, किसने किया? मार्क कार्नी। कौन से कंट्री के? कनाडा के। किस नंबर के थे वो? 24th प्राइम मिनिस्टर। कब? मार्च 2025। किसको सक्सीड किया? जस्टिन ट्रूडो को। तो ये आप जरूर याद रख लें। ओके, लेबनान आपको पता है, अब जब ये वॉर चल रही है तो लेबनान जो है वो भी ईरान इसराइल की तरफ बॉम्ब फेंक रहे हैं, मिसाइल्स फेंक रहे हैं, तो इसराइल भी उनको अटैक कर रहा है। ओके, तो ये देखें, लेबनान में जोसेफ खलील on was elected president in January 2025 under the Taif Agreement framework. Okay, ताइफ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत जोसेफ खलील जो थे वो इलेक्टेड हुए प्रेसिडेंट जनवरी 2025 को। यूक्रेन की बात करें तो योला जो है, योला was appointed prime minister on July 17, 2025। ओके, तो ये मेजर जो है वो लीडरशिप चेंजेस हुए थे, वो आपको मैंने बताया। कनाडा में मार्क कार्नी आया, लेबनान में जोसेफ खलील आए जनवरी को, यूक्रेन में योल्या आए। ओके, 17 जुलाई 2025 को। ओके, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एंड रीजनल एंगेजमेंट्स की बात करें तो किन किन के साथ हुई हैं। अब ये देखें, पाकिस्तान ईरान रिलेशंस की बात करें तो बॉर्डर पे पीस जो है, अब ये देखें, एयर स्ट्राइक की गई थी ईरान की तरफ से कुछ टाइम अरसा पहले, फिर पाकिस्तान ने भी इनको जो है वो रिटेलिएट किया था। फिर क्या हुआ, आगे ईरान प्रेसिडेंट जो थे मसूद पजिस्कियान, उसने विजिट किया पाकिस्तान का अगस्त 2-3 को। ओके, 2 एंड 3 अगस्त 2025 को। आउटकम क्या था? बोथ नेशंस जो हैं उन्होंने डिक्लेयर्ड देयर शेयर्ड बाउंड्री, a border of peace, and signed MOUs on trade and economic cooperation। दोनों ही कंट्री ने जो है वो क्या, बॉर्डर पे पीस जो है एंड MOD साइन किए। ओके, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, ताकि ट्रेड भी बढ़े और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बढ़े दोनों कंट्रीज पे। डिप्लोमेटिक रोल की बात करें तो पाकिस्तान वाज credited with playing a positive role in de-escalating tension between Iran and US। अब ये जो पैलेस्टाइन में वॉर चल रही थी, तो ये जो टेंशन था बिटवीन द यूएस एंड ईरान, इन्होंने एक दूसरे पे जो है वो स्ट्राइक्स भी की थी, तो पाकिस्तान ने पॉजिटिव रोल प्ले किया ताकि डी एस्केलेट कर सके, टेंशन को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश रीसेट भी हुआ। ओके, जैसे डिप्टी पीएम
या फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार की बात करें, अब ये भी आप याद रखें कि इसहाक डार जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ओके, और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, राइट। इसहाक डार उन्होंने विजिट किया था बांग्लादेश को, कब? अगस्त 2024 को, द फर्स्ट सच मिनिस्ट्रियल विजिट सिंस 2012। ये पहला विजिट था, मिनिस्ट्रियल विजिट 2012 के बाद। कोऑपरेशन कौन सी हुई? इन्होंने 6 MOUs साइन किए थे, कवरिंग वीजा एग्जेम्पशंस, ओके, कल्चर एंड ट्रेड से रिलेटेड। अब कल्चर में भी और ट्रेड में भी क्या होगी? एग्जेम्पशन होगी वीजा की। एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान अनाउंस्ड 500 scholarships for Bangladeshi students and training for 100 civil servants, ओके। पाकिस्तान में 500 स्कॉलरशिप दी गई बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को और 100 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने का इरादा किया गया, उसमें अनाउंसमेंट की गई। स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड स्पेस की बात करें तो डिफेंस ट्रेड जो हुआ वो किसके साथ? Azerbaijan signed a 4.6 billion deal with पाकिस्तान। कितनी? 4.6 बिलियन। ये आप जरूर याद रख लें, ओके। टू परचेज 40 JF 17 Thunder Block 3 jets, the largest defense export deal in Pakistan's history। जब पाकिस्तान ने आज़रबाईजान ने ये जो है वो 4.6 बिलियन की डील की पाकिस्तान के साथ ताकि वो परचेज कर सकें 40 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जेट्स को, तो ये जो है वो लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट थी हिस्ट्री की, समझ रहे हैं? अब आ जाते हैं स्पेस की तरफ, ओके। तो ऑन July 31st 2025 पाकिस्तान लॉन्च्ड दी PRSS-1 पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। पाकिस्तान ने स्पेस में क्या भेजी? 31 जुलाई को पाकिस्तान ने लॉन्च किया PRSS पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब सैटेलाइट क्या होता है कि जो सैटेलाइट्स हम लोग भेज रहे होते हैं स्पेस में वो हमें सिग्नल्स कम्युनिकेशन में हेल्प कर रही होती हैं, ओके, और डिफरेंट चीज़ों में ये हेल्प कर रही होती है। तो फ्रॉम चाइना टू मॉनिटर इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल डिजास्टर, अब इसका पर्पस ये था कि ये मॉनिटर कर सके इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल डिजास्टर को। पाकिस्तान ने सैटेलाइट लॉन्च की, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चाइना से, ताकि वो मॉनिटर कर सके नेचुरल डिजास्टर्स को, ओके। अब आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट्स पे, ओके। तो इसमें जो है मिडिल ईस्ट टेंशन है उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि 2025 में मिडिल ईस्ट टेंशंस में कौन कौन सी चीजें हुई थी। अब गजा सीज फायर जो हुई है वो जनवरी 19 2025 को हुई है। The conflict left approximately 50,000 martyred and 2.2 million displaced, okay। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट था उसने क्या किया? अप्रोक्सीमेटली 50,000 जो है वो शहीद हो गए लोग, 2.2 मिलियन लोग जो है वो डिस्प्लेस हो गए। इजिप्ट एंड कतर सर्व्ड एज अ प्राइमरी मीडिएटर्स, और इसमें सीज फायर में ये जो कतर है और इजिप्ट है इन्होंने प्राइमरी रोल प्ले किया, मीडिएटर्स बने, ओके। ये डेट आप याद रख लें सीज फायर की, जनवरी 19, ओके। और कितने लोग शहीद हुए इस जंग में? तो 50,000 शहीद हो गए, ओके। और 2.2 मिलियन डिस्प्लेस्ड हो गए, ओके। और मीडिएटर्स कौन बने?
इजिप्ट एंड कतर। यमन की बात करें तो इजरायली स्ट्राइक्स इन सनाज killed the Houthi aligned prime minister. Just a minute. ओके, तो ये मीडिएटर बने हैं इजिप्ट और कतर, इन्होंने सर्व किया है मीडिएटर। और ये आप याद रख लें, 50,000 लोग जो हैं वो इसमें मार्टियर्ड हो गए हैं। 2.2 मिलियन लोग जो है वो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। यमन की बात करें तो इजरायली स्ट्राइक्स जो हैं, आपको पता है कि अम, इस ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, ओके, उसमें यमन के हूथी रिबेल्स, ओके, और पैलेस्टाइन के जो हैं वो हमास जिसे आप कहते हैं, ओके, लेबनान के भी जो थे वो एक ग्रुप है, राइट। तो ये यमन में भी स्ट्राइक्स हुई थी और लेबनान में भी हुई, आपने देखा। ईरान में भी ईरान के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट था। और आपने देखा कि पैलेस्टाइन में तो वैसे ही वॉर चल रही थी। तो इसमें इन्होंने जो बताया है कि इजरायली स्ट्राइक्स जो सना, जो इनका कैपिटल है यमन का, उसको उसमें कितने किल्ड हुए हुथी अलाइंड प्राइम मिनिस्टर अहमद रहावी ऑन अगस्त, ये देखें, इजरायली स्ट्राइक इन सनास killed the Houthi aligned prime minister अहमद रहावी ऑन अगस्त 28। अब इनका जो है हूथी अलाइंड प्राइम मिनिस्टर था जिनका नाम था अहमद रहावी, वो अगस्त 28 को उनकी वो मारे गए। ओके, ही वॉज किल्ड या मार्टिर्ड आप कहें तो 28 अगस्त को 2025 को। ओके, इंटरनल सिक्योरिटी इन पाकिस्तान में क्या थी, वजीरिस्तान का एरिया, उसमें कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि कैप्टन तैमूर was martyred during the terrorist attack on August 26, 2025। अगस्त 26 को वजीरिस्तान में कैप्टन तैमूर जो थे वो शहीद हो गए। टेररिस्ट जो थे उन्होंने अटैक किया। रेलवे हाईजैक हुई थी, ये जो जाफर एक्सप्रेस आपने देखी सुनी, वो हाईजैक की बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बुलान में। मार्च मार्च की बात है ये, 11 2025। और इसमें 64 लोगों की जो है वो डेथ्स हुई हैं। लेकिन कितने ज्यादा लोग इसमें भी मारे गए। अब ये कैप्टन तैमूर जो थे वो वजीरिस्तान में मार्टर्ड हुए हैं। ये भी टेररिस्ट अटैक से हुए अगस्त 26 2025 को। मार्च 11 2025 में क्या हुआ कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की गई बाय बीएलए बुलान में। और मार्च 2025 को ये हुआ, 11 मार्च 2025 को ये हुआ, जिसमें 64 लोगों की डेथ्स रिपोर्ट की गई। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स पे। तो नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो क्या हुआ कि पाकिस्तान ने लॉन्च किया उड़ान पाकिस्तान, फ्लाई पाकिस्तान प्लेन, नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट स्पेनिंग 2024 टू 29। ओके, पाकिस्तान ने जो है ये अर्बन उड़ान पाकिस्तान जो है, फ्लाई पाकिस्तान एक प्लान है वो इंट्रोड्यूस कराया। ओके, अब ये नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पे था। ये प्लान जो इन्होंने बनाया वो बनाया नेशन की इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, चेंज लाने के लिए। ओके, ये प्रोजेक्ट जो है वो इन्होंने बनाया कि ये स्पिन करेगा 2024 से 29 तक। ओके, रिमिटेंसेस जो है वो कितनी आई, रिमिटेंसेस जो होती हैं, जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे होते हैं ना, वर्कर्स, वो जो पैसा भेजते हैं हमारी कंट्री में, उससे हम कहते हैं रिमिटेंसेस। तो इंक्रीज हुई $3.8 बिलियन
2025 में, up from 30 billion the previous year, $30 billion। अब 2024 की बात करें तो उसमें 30 बिलियन थे प्रीवियस ईयर में। अभी इस साल जो है वो रिमिटेंस 38 बिलियन जो है वो डॉलर्स में इंक्रीज हुई है। एग्रीकल्चर की बात करें तो पाकिस्तान इज नाउ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डेट्स ग्लोबली। ये जो खजूरें होती है ना, ग्लोबली पाकिस्तान उसमें क्या है, उसमें फिफ्थ पोजीशन पे आता है कि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डेट्स का। अब आप अगर खेरपुर की तरफ साइड जाएंगे, सखर की तरफ, रोहड़ी और ये दूसरे जो सिटीज हैं, तो उधर आपको ये डेट्स के जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं वो ज्यादा आपको मिलेंगे। तो ये देखें, पाकिस्तान की खजूर बड़ी फेमस है। तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाकिस्तान डेट्स का। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी पे बात करें तो इलेक्ट्रिक रेल के फर्स्ट टेस्ट हुई थी। ओके, इलेक्ट्रिक ट्रेन की पंजाब में took place on 6 अगस्त को 2025। 6 अगस्त 2025 को ये टेस्ट हुई इलेक्ट्रिक ट्रेन की पंजाब में। ओके, एविएशन की बात करें तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट इन फैसलाबाद। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने डिसाइड किया कि वो बिल्ड करेगा एयरपोर्ट कहाँ पे, फैसलाबाद में। ओके, वापडा की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड Mohammad Saeed was appointed as a new chairman of the Water and Power Development Authority। लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड थे उनको ये पोजीशन दी गई, मोहम्मद सईद को। वापडा में उनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, मोहम्मद सईद। क्लाइमेट क्राइसिस की बात करें एंड नेशनल डिजास्टर की तो 2025 के फ्लड क्राइसिस थे। Pakistan continues to suffer from the catastrophic flooding caused by the glacial melts and the monsoon। अब जैसे जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे यूएसए, चाइना है और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसकी वजह से क्लाइमेट क्या होता है, वार्म होता है। ओके, वार्म जब होगा तो ग्लेशियर्स जो होंगे वो जल्दी मेल्ट होंगे, जिसकी वजह से फ्लड्स आएंगे, मूनसून का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा। ओके, तो इसकी वजह से सफर कौन करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये जो दूसरे कंट्रीज हैं, वो सफर करते हैं। अब ये कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स आए तो सही, उसका इम्पेक्ट क्या आया, ये आप ये याद रख लें कि 1700 डेथ्स हुई हैं, $30 बिलियन इन इकोनॉमिक लॉसेस। ओके, $30 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ है और 33 मिलियन जो है वो लोग डिस्प्लेस हुए हैं। देखिए कितने ज्यादा लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं इन फ्लड्स की वजह से। 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए हैं, 1700 डेथ्स हुई हैं और 30 बिलियन इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं। नीचे आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल फेलियर्स क्या क्या थे, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस सजेस्ट दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिजेस बिल्ट ऑन नैरो पॉइंट्स। अब इसका मतलब ये है कि ये फेलियर क्या था हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि कुछ भी अगर हो जाए ना तो हम लोग कहते हैं कि ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारे जो गुनाह होते हैं वो, इसलिए ये ना आफत आ जाती हैं, आफतें आती हैं ये। ओके, अगर हम लोग इसको देखें किसी हद तक तो चलें, ठीक है, पर हमने क्या मेयर्स लिए, हमने खुद क्या किया, क्या हमने कोई प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट की, नहीं।
तो अब ये देखें, हमने लॉसेस इसलिए भी हुई हैं कि ये जो ब्रिजेस बनाए गए या हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई, तो वो नेरो पॉइंट्स पे बनाई गई, ऐसे एरियाज जहाँ पे खतरा होता है फ्लड का। अब अगर आप सवात, रिसेंटली मैंने सवात विजिट किया था, तो सवात की कंडीशन जो है वो ऑलरेडी बहुत ही खराब थी। रोड्स बहुत खराब थे। ओके, मतलब ये डिजास्टर्स आते रहते हैं। ओके, तो ये जब पहाड़ इतने स्टीप बने हुए होते हैं तो वो गिरते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है, जिसकी वजह से रोड्स जो हैं वो, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती। राइट। पर ये ऐसी साइट्स हैं कि लोग जरूर विजिट करते हैं। कालाम विजिट करते हैं। ओके, जीरो पॉइंट और ये जरूर विजिट करते हैं लोग। तो क्योंकि जाहिर है अ, मजा भी होता है इन जगहों पर। राइट, पर ये है कि रिस्की, डेंजरस रोड्स। ओके, तो ये एनालिसिस सजेस्ट करती है कि infrastructure, bridges built on narrow points, okay, and illegal encroachments on river belts, wet areas. अब ये देखें, इलीगल इंक्रोचमेंट लोग करेंगे। ओके, इलीगली जो है वो ऐसे गैर कानूनी तरीके से जो है वो घर बनाएंगे रिवर बेड्स की साइड पे, रिवर्स जहाँ पे होंगे उस एरिया में, तो एग्जॉस्पेट करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे, ओके, ऑगमेंट करेंगे डिजास्टर्स को। ओके, तो आई थिंक कि आपको स्ट्रक्चरल फेल्यूर्स, आपको ये समझ आ गए होंगे। ग्लोबल सीजमिक एक्टिविटी, अब ये जो आई मीन अर्थक्वेक्स आए हैं उसके बारे में जो है वो कुछ डेटा अवेलेबल है। अब ये देखें, जो पैसिफिक एरिया, पैसिफिक ओशन का एरिया होता है ना, रिंग ऑफ फायर, उस साइड तो आते ही आते हैं। ओके, अब ये तो रशिया की बात हो रही है कि रशिया में जो है वो जुलाई 29 को आया, 8.8 मैग्नीट्यूड था उसका, एंड 8,000 अनऑफिशियल डेट्स बताई गई हैं। 8,000 अनऑफिशियल डेथ्स, 29 जुलाई 2025, 8.8 मैग्नीट्यूड। आगे हम लोग थाईलैंड एंड म्यांमार की बात करें, तो ये भी जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मार्च में आया है। ओके, मार्च की बात हो रही है। मार्च में, मतलब ये इससे पहले आया है, रशिया से पहले, जनवरी में, मार्च में, फिर ये जुलाई में आया है। ओके, देखिए तो मार्च में क्या था, मैग्नीट्यूड जो था वो 7.7 था, 1,000 डेथ्स हुई हैं। अगर हम लोग बात करें जनवरी की, तो 6.8 जो है वो मैग्नीट्यूड था। हिट रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इन्होंने क्या, जो ये जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, जिसे हम कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, अब ये तिब्बत को इन्होंने जो है वो हिट किया है। ओके, जनवरी 2025 को। अब ये देखें, मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा था जो रशिया में आया, 8.8। तो डेथ्स भी कितनी हुई हैं, अनऑफिशियल डेथ्स जो बताई गई, 8,000। अब थाईलैंड में जो है वो सेकंड नंबर पे, इसका जो है वो मैग्नीट्यूड ज्यादा था, तो 1,000 जो है वो डेथ्स रिकॉर्ड की गई। और 6.8 जो है वो कहाँ पे आया है, तिब्बत में आया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें, तो सिविल एंड मिलिट्री अवार्ड्स में पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स में क्या आता है, ऑन August 14, 2025 शाहिद आफरीदी को दिया गया हिलाल इम्तियाज, एंड सना मीर जो है वो, उसको दिया गया सितारा इम्तियाज। सना, सितारा। ओके, आप इसे याद कर लें, एस फॉर सना, एस फॉर सितारा इम्तियाज। और शाहिद आफरीदी जो है उसको हलाल हिलाल इम्तियाज दिया गया। ओके, शाहिद आफरीदी को हिलाल इम्तियाज, ये याद रख लें आप। शाहिद आफरीदी ने रिसीव किया है हिलाल इम्तियाज, और सना मीर ने रिसीव किया है सितारा इम्तियाज। तुर्किश मिलिट्री ऑनर, एडमिरल एडमिरल जो है उनके नवीद अशरफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है।
उनको was awarded Turkey's highest military award, the Legion of the Merit. Okay, Turkish military honor Admiral नवीद अशरफ जो हैं वो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं। उनको क्या किया गया था, अवार्ड दिया गया था, टर्कीज हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड लीजियन ऑफ द मेरिट। ओके, स्पोर्ट्स में आए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुई है 2025 में, उसको वोन बाय द जेनिक सिनर ने मेंस में, और मेडिसन कीज विमेंस में। ये आप याद रख लें। जेनिक जो है सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन में वॉन की गई बाय जेनिक सिनर मेंस, एंड मेडिसन कीज जो है वुमेन्स में। ओके, अब आ जाते हैं हॉकी की तरफ। तो ये जापान जो है उन्होंने वॉन किया था, जापान। ओके, अंडर 18 एशिया कप डिफीट किया पाकिस्तान को, रनर अप था पाकिस्तान 3-0 से। जापान ने ये हॉकी वॉन किया, अंडर 18 एशिया कप डिफीट किया पाकिस्तान को, रनर अप 3-0। क्रिकेट की बात करें तो अशरफ नदीम जो थे was named in the फोरबीज। क्रिकेट में क्या था कि अशरफ नदीम जो थे, आपको पता है, अरशद नदीम was named in the फोरबीज 30 under 30 Asia list for his achievement in javelin throw। अब ये जैसे आपको पता है ये जेवलिन थ्रोवर है अरशद नदीम, इनका जो नाम है वो फोरबीज 30 एशिया लिस्ट में उनका नाम डाला गया है। ओके, अब ये जो थे वो कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाए, जो इम्पोर्टेंट है एमओडी के लिए। एंड में आपको मैं ये कहूँगी कि अगर आपको मेरा लेक्चर वाकई में कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेटेड रखता है। और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी ये जो एज होती है ना, 30 तक, 30 तक ये जो टाइम होता है आपका बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो ट्राई करेंगे आप कि अगर एज 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 30 तक है, तो आप कोई जॉब गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर लें, मेहनत करें, क्योंकि उसके बाद जो है वो आपको मतलब मेमोराइज करने में, चीज़ों पे फोकस करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, राइट। तो अभी मेहनत करेंगे, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अपना जो टाइम है और एनर्जी, ये दोनों चीज़ें ये आप सही जगह पे लगाएं, सही जगह पे इन्वेस्ट करें, उस जगह पे इन्वेस्ट करें जिससे आपको फ़ायदा हो, राइट। बेवजह मोबाइल स्क्रॉल ना करें, बेवजह लोगों से बातें ना करें, वास्ते ना रखें बेवजह, क्योंकि ये होता है कि इन चीज़ों से ना कुछ हासिल नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आपकी कोई अचीवमेंट ना हो। अगर मैं ये कहूँगी मैं बड़ी अक्लमंद हूँ, मैं बड़ी होशियार हूँ, मैं लोगों को ये बताऊँ कि मेरे पास तो बड़ी नॉलेज है, लोग कहेंगे कि पता कैसे चले, राइट। तो आप देखें, वाकई अगर आपके पास जॉब नहीं है ना, तो नॉलेज किस काम की, अल्टीमेट गोल तो वही है ना, नॉलेज लेनी। इसलिए नॉलेज का तो खैर फायदा तो बहुत है, पर जॉब जो है वो पर्पस होता है। ओके, तो यह मेहनत करें, और आई रिक्वेस्ट यू टू रिमेम्बर मी इन योर प्रेयर्स, राइट। अल्लाह पाक आपको दिली और दिमागी सुकून दे, ताकि आप जो है वो अपनी मेहनत जो है वो फिर से कंटिन्यू करें। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।